मैं और कासिम शेर खान के पुराने मकान से निकले और उसके अक़ब में जो छोटे छोटे पहाड़ी टिब्बे और घाटियां थीं, उनमें से गुजरते हुए एक ऐसी जगह आ गए जहां ऊंची नीची बंजर पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। हम जैनी साधुओं के लिबास में साथ साथ चले जा रहे थे। मुजाहिद कासिम ने पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, ये द्वारका की साहिली पहाड़ियां हैं, इनकी दूसरी तरफ बहीरा अरब का समंदर और द्वारका की नेवी की बंदरगाह है। फिर उसने मुझे दूर से एक पहाड़ी जो बाकी तमाम पहाड़ियों में से ऊंची थी दिखाई और कहने लगा, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है और मुझे यकीन है कि यही गन साइट है। इस जगह लेजर गन की पोस्ट होगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने तो इस गन पोस्ट को नक्शे में जरूर देखा होगा। मैं दिन की रोशनी में पहाड़ी को गौर से देख रहा था, मगर ब्लूप्रिंट और असल साइट में बड़ा फर्क होता है और उसे कोई इंजीनियर ही पहचान सकता है। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो पहाड़ी के दामन में जाकर ही मालूम हो सकेगा कि यही गन पोस्ट है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के नक्शे में जहां तक मैं समझ सका था, दो आमने सामने लाल रंग के तीर बनाए हुए थे। ये तीर मेरे इल्म के मुताबिक दो पहाड़ी खाइयों की अलामत हैं। ये खाइयां समंदर की जानिब हैं और जहां जरूर आर्मी ने लेजर गन की हिफाजत के लिए या तो छोटी तोपें नस्ब कर रखी होंगी और या वहां हवाई हमले से बचाव के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने लगाई गई होंगी। मुजाहिद कासिम ने कहा, ये तुमने बड़ी कारामद इत्तला बहम पहुंचाई है। इसका मतलब है कि हमें समंदर की तरफ से पहाड़ी की तरफ जाना चाहिए। मैंने कहा, कहीं हम उन पहाड़ियों में रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे? सारी पहाड़ी एक ही तरह की लगती है। मुजाहिद कासिम हंसते हुए बोला, महाराज आप इत्मीनान रखें, मैं इन पहाड़ियों की लोमड़ी हूँ। बस तुम सिर्फ ये याद रखना कि तुमने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। अगर कोई आदमी या औरत मिल गई तो खामोश रहना, तुम कोई बात मत करना। मैंने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। हम चलते चले गए। सारा इलाका पहाड़ी था, मगर ये हमारे पाकिस्तान की पहाड़ी इलाकों की तरह नहीं था। ये समुद्री साहिल का इलाका था। पहाड़ियां खुश्क और बंजर थीं। कहीं कहीं कोई ताड़ का दरख्त पेंसिल या बॉल पॉइंट की तरह ऊपर को उठा हुआ नजर आता। इर्द गिर्द छोटे बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। जमीन से 4-4, 5-5 फुट बाहर को निकली हुई चट्टानें भी थीं। हम काफी लंबा चक्कर काट कर पहाड़ियों के दामन में पहुंच गए। यहाँ कहीं कहीं गड्ढों में पानी खड़ा था। ये समंदर का पानी था जो ज्वार भाटा के वक्त वहाँ आ गया था। अब हम एक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। मुजाहिद कासिम कहने लगा, थक तो नहीं गए? मैंने कहा, मैं साबिक आर्मी कमांडो हूँ कासिम भाई, थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुस्कुराने लगा। हम एक टीले पर से होकर दूसरी तरफ नशेब में आ गए। यहाँ भी गड्ढों में समंदर का पानी खड़ा था जो गंदा हो रहा था। उसके आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई। इसी तरह टीलों पर उतरते चढ़ते हमने एक टीले की चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा तो सामने सब्ज रंग का समंदर हद निगाह तक फैला हुआ था। दूर एक दो जहाज भी समंदर में खड़े थे। कासिम कहने लगा, ये बहीरा अरब का समंदर है। वो अपनी बाएं जानिब देखने लगा। उधर सबसे ऊंची पहाड़ी नजर आ रही थी। उसने कहा, मेरा ख्याल है इसी पहाड़ी के अंदर लेजर गन नस्ब है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पहले पहाड़ी को देखा, फिर दाएं बाएं जमीन के पहाड़ी नशीब फराज का जायजा लिया और कहा, मगर मुझे यहाँ खाइयां दिखाई नहीं दे रही। मेरा ख्याल है हमें बाएं जानिब उन टीलों के साथ साथ कुछ आगे जाना चाहिए। हम बाएं जानिब चल पड़े। एक जगह टीलों के दरमियान थोड़ी सी खुली जगह आ गई। यहाँ एक झोंपड़ा था। झोंपड़े के बाहर एक औरत चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। उसका नंग धड़ंग बच्चा करीब ही खेल रहा था। मुजाहिद कासिम ने मुझे आहिस्ता से कहा, तुम बिल्कुल मत बोलना। ये कहकर वो साधुओं की तरह बड़ी बेनियाजी से कदम उठाता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। हम झोंपड़ी के पास आ गए तो औरत ने पलट कर देखा और साड़ी के पल्लू से हाथ साफ करती उठ खड़ी हुई। उधेड़ उम्र की औरत थी। उसने आगे बढ़कर हम दोनों के पांव छुए और गुजराती में कुछ कहा। उसके जवाब में मुजाहिद कासिम ने भी गुजराती जबान बोलनी शुरू कर दी। मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। वैसे गुजराती जबान के कुछ लफ्ज उर्दू फारसी के थे जो मेरी समझ में आ रहे थे। कासिम ने मेरी तरफ इशारा करके औरत को कुछ कहा। जाहिर है यही कहा होगा कि मेरे साथी ने मौन व्रत रखा हुआ है। औरत ने हाथ जोड़कर मेरे आगे सर झुका दिया। जल्दी से झोंपड़ी में से एक फटा पुराना बोरिया लेकर आ गई। बोरियों को जमीन पर बिछा दिया। कासिम ने मुझे बैठने का इशारा किया। हम आलती पालती मार कर बैठ गए। औरत ने बच्चे को हमारे आगे डाल दिया और गुजराती में कासिम से कुछ कहा। कासिम ने बड़े महान और पहुंचे हुए साधुओं की तरह बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसे गुजराती जबान में आशीर्वाद दिया। औरत ने केले के पत्ते साफ करके उस पर खिचड़ी डालकर हमारे आगे रख दी और खुद दोजानू होकर सामने हाथ बांध कर बैठ गई। कासिम ने मुझे खाने का इशारा किया। हम खिचड़ी खाने लगे। कासिम गुजराती जबान में औरत से बातें भी करता जा रहा था। जरूर वो उस इलाके के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। हम उस औरत के पास 2-3 मिनट बैठे, फिर उठकर एक तरफ चल पड़े। जरा आगे जाकर मैंने मुजाहिद कासिम से पूछा, औरत से तुम क्या बातें कर रहे थे? वो बोला, इस औरत का खामद नेवल गोदी पर मजदूरी करता है। इसने बताया है कि ऊपर वाली पहाड़ी पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उसे कहा था हम पहाड़ी पर जाकर तपस्या करना चाहते हैं। वो बोली, ऊपर साधु महाराज भी नहीं जाते। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि लेजर गन की पोजीशन इसी पहाड़ी में किसी जगह पर है। वो बोला, हाँ, लेकिन उन खाइयों का भी सुराग लगाना जरूरी है जहां आर्मी की तोपें या एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने लगी हुई हैं। उनकी पोजीशन की तस्दीक किए बगैर हमारा किसी तरफ को निकलते चले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन हम तो जैन मत के साधुओं के भेष में हैं। किसी ने चेक किया तो कह देंगे कि हम बाहर से आए हुए साधु हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस तरफ आने की इजाजत नहीं है। मुजाहिद कासिम ने कहा, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि हम दोनों मुसलमान हैं और अपने मुसलमान होने की नाकाबिले तरदीद निशानी अपने साथ लिए फिरते हैं। अगर आर्मी या नेवी के गश्ती सिपाहियों को हम पर जरा सा भी शक पड़ गया कि हम दुश्मन के जासूस हैं तो 1 सेकंड में हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए हमें बेहद मोहतात रहने की जरूरत है और जानबूझकर हमें अपने आप को खतरे में नहीं डालना होगा। हम इस पोजीशन में नहीं हैं। मैं ये बात भूल ही गया था। मुजाहिद कासिम ने ऐन वक्त पर बड़ी अहम और खतरनाक बात बता दी थी। मैंने कहा, फिर ऐसा करते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैंने यहाँ का नक्शा देखा हुआ है। मैं नशेब में उतर कर आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है वहाँ खाइयाँ नजर आ जाएं। कासिम कहने लगा, लेकिन तुम्हें बेहद मोहतात होकर जाना होगा। अगर नेवी या आर्मी के किसी सिपाही से आमना सामना हो गया तो बोलना बिल्कुल नहीं, वहीं आसमान की तरफ उंगली उठा कर खड़े हो जाना। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं कमांडो हूँ, इन बातों को अच्छी तरह समझता हूँ। और मैं मुजाहिद कासिम को वहीं छोड़कर पहाड़ी नशेब में उतर गया। सामने दूर तक समंदर ही समंदर था। तेज हवा चल रही थी। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता नशेब में उतर रहा था। अचानक मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया। मेरे आगे 50 कदमों के फासले पर पहाड़ी की जमीन फिर ऊंची हो गई थी और आगे झाड़ियों की छोटी सी दीवार थी। ये आवाज इन झाड़ियों की तरफ से आई थी। मैं बड़ी एहतियात से बज़ाहिर बेनियाजी से चलता झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। मैंने झाड़ियों में से दूसरी तरफ देखा। मेरे खुदा, जिस चीज की हमें तलाश थी वो मेरे सामने थी। मैंने देखा कि एक खंदक टाइप की लंबी खाई है जिसमें 7-7 दूर मार तोपें लगी हुई हैं। इंडियन आर्मी के काले काले नाटे कद के 2-3 सिपाही तोपों के पास बैठे मग्गों में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं जल्दी से पीछे हट गया। कुछ सोचकर दूसरी बार गहरी नजर से खाई का जायजा लिया। ये खाई 6-7 फुट गहरी थी और निस्फ दायरे की शक्ल में पहाड़ी के साथ साथ आगे तक चली गई थी। तोपों पर जाल डालकर उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। ये कुल 6 तोपें थीं जिनकी नालियां खंदक या खाई से बाहर निकली हुई थी और उनका रुख समंदर की तरफ था। यही वो जगह थी जिसको नक्शे पर तीरों के निशान से जाहिर किया गया था। मैं दबे पांव चलता वहीं से वापस आ गया और मुजाहिद कासिम को तोपों के बारे में बताया। वो कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा सही था। ये तोपें साहिल के दिफा के लिए हैं या इसलिए भी हैं कि अगर लेजर गन में कोई खराबी पैदा हो जाए तो साहिल की तरफ बढ़ने वाले जहाजों पर गोलाबारी की जा सके। मैंने कहा, छोटी तोपें तो हमने तलाश कर ली हैं, अब हमें बड़ी गन का सुराग लगाना है। वो कहने लगा, वो सामने वाली पहाड़ी पर ही होगी, लेकिन लगता है कि हम ममनुआ इलाके में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ किसी भी वक्त कोई किसी तरफ से निकल कर हमें पकड़ सकता है। मैंने कहा, सामने वाली पहाड़ी ज्यादा बुलंदी पर नहीं है और उसकी ढलान पर बाहर निकली हुई चट्टानें भी हैं जिनकी आड़ हमें नजरों से बचा सकती है। वो बोला, तुम क्या मशवरा देते हो? तुम फौजी कमांडो हो? मुजाहिद कासिम ने मुझसे पूछा था। मैंने कहा, हम दुश्मन की नाक के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अब हमें सुराग रसानी का मिशन मुकम्मल करके ही वापस जाना चाहिए। हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और इस तरह चढ़ाई चढ़ेंगे जैसे साधु पहाड़ों पर जड़ी बूटियां तलाश करते हैं। वो बोला, ओके, आ जाओ, मगर याद रखना तुम कोई बात नहीं करोगे। हम एक दूसरे के दरमियान में 4-5 कदम का फासला रख कर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। हम झुक कर चल रहे थे और किसी वक्त पत्थरों को जमीन पर से उठाकर देख भी लेते। हम ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि साधु लोग हैं और जड़ी बूटियों की तलाश में हैं। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी लेकिन वहाँ झाड़ियां बिल्कुल नहीं थी। थोड़े थोड़े फासले पर जमीन से चट्टानें जरूर निकली हुई थी। हम उनकी ओट में होकर बैठ जाते और जब देखते कि चारों तरफ कोई फौजी नजर नहीं आ रहा तो दोबारा चढ़ाई चढ़नी शुरू कर देते। हम काफी चढ़ाई चढ़ाए थे। एक जगह चट्टान के पीछे छुप कर सस्ता रहे थे और माहौल का जायजा ले रहे थे कि नीचे से हमें 4 फौजी चढ़ाई चढ़ते नजर आए। उन्होंने सरों पर लकड़ी के बक्स उठा रखे थे। कासिम ने आहिस्ता से कहा, कहीं ये हमारी तरफ तो नहीं
नहीं आ रहे। मैंने कहा खुदा का शुक्र है हमने लेजर गन साइट का सुराग लगा लिया है। ये फौजी सप्लाई लेकर गन साइट के पैरामीटर में जा रहे हैं। आड़ में ही रहना, कोई बात मत करना और अपने आप को छुपाए रखना। चट्टान काफी बड़ी थी जिसकी ओट में हम छुपे हुए थे। चारों फौजी सिपाही बक्स सरों पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ रहे थे। वो हमसे ज्यादा 100 गज के फासले पर थे। हम बैठने की बजाय जमीन पर लेट गए थे और सर उठाकर चट्टान के किनारे पर से उन्हें देख रहे थे। चारों इंडियन फौजी हाँपते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते जब हमसे काफी ऊपर चले गए तो हम उठकर बैठ गए। हमारी निगाहें उनका पीछा कर रही थी। चारों सिपाही एक कतार की शक्ल में ऊपर जा रहे थे। ऊपर भी अब 2 सिपाही नजर आ रहे थे। मैंने नोट किया था कि दोनों फौजी पहाड़ी दीवार के किसी शिगाफ में से निकलकर बाहर आए थे। इनमें से एक फौजी ने नीचे से आने वाले फौजियों को जल्दी ऊपर आने का ऑर्डर दिया था। सिपाही हाँपते हाँपते ऊपर गए थे, फिर ऊपर वाले दोनों फौजियों के साथ गायब हो गए। वो गायब नहीं हुए थे बल्कि पहाड़ी की दीवार में जो गार या शिगाफ था उसमें चले गए थे। मैंने कासिम से कहा, कासिम लेजर गन इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ लगी हुई है। उस तरफ गार का दहाना है। ये गार दूसरी तरफ समंदर के रुख पर चली गई है। लेजर गन दूसरी जानिब किसी बहुत बड़ी खंदक में नस्ब की गई है। पहाड़ी के ऊपर मुझे एक जगह टोकरी सी ऊपर को उठी हुई दिखाई दी। मैंने कासिम को दिखाते हुए कहा, वो देखो लेजर गन का रेडार पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। कासिम ने रेडार को गौर से देखते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए। हमारी सुराग रसानी का मिशन मुकम्मल हो गया है। क्या ख्याल है? मैंने कहा, ठीक है। मैंने सारे इलाके की अहम जगहों को अपने हिसाब से जहन में नोट कर लिया है। चलो वापस चलते हैं। उस वक्त दिन ढलने लगा था। सूरज द्वारका की साहिली पहाड़ियों के ऊपर निकलता चला जा रहा था। हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से वापस चल पड़े। जब हम पहाड़ी ढलान से उतरकर उस जगह पर आए जहां पत्थरों और चट्टानों के दरमियान समंदरी लहरों का पानी जमा हो गया था, तो एक तरफ से 2 फौजी सिपाही निकलकर हमारे सामने आ गए। उन्होंने हमें रोक लिया। एक फौजी ने पूछा कि हम कौन हैं और इधर क्या करते फिरते हैं। मैं खामोश रहा क्योंकि मैंने ये जाहिर करना था कि मैंने खामोशी का रोजा यानी मौन व्रत रखा हुआ है। मुजाहिद कासिम ने उन्हें संभाल लिया। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि कासिम बड़ा अच्छा अदाकार भी है। वो हिंदुओं की देवी देवताओं और साधु सन्यासियों के बारे में और उनकी कमजोरियों से भी अच्छी तरह वाकिफ था। उसने बाजू ऊपर उठाकर गुजराती जबान में कोई श्लोक पढ़ा, फिर कहा, हम महावीर के भक्त हैं। द्वारका जी के मंदिर की यात्रा करने के बाद यहाँ ज्ञान ध्यान करने आए हैं। दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन पर मुजाहिद कासिम के उपदेश का असर हो गया था। दूसरे सिपाही ने कहा, महाराज आपको मालूम नहीं, इधर किसी को आने की परमिशन नहीं है। ये सिविलियंस के लिए आउट ऑफ बाउंड इलाका है। कासिम ने एक बार फिर बाजू उठाकर बुलंद आवाज में कहा, हम महावीर के दास हैं। इन पहाड़ियों में हमारे महावीर जी भगवान की तपस्या करते रहे हैं। ये जगह हमारे लिए पवित्र है। पहले सिपाही ने कहा, महाराज आप उधर नहीं जा सकते। आप यहाँ से नीचे दूसरी पहाड़ियों में चले जाएं, वहाँ जाकर समाधि लगा लें। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जान छूटी। मैं एक तरफ चल पड़ा। कासिम जैसे मेरे चलने का इंतजार कर रहा था। उसने सिपाहियों से कहा, सत बच्चन जय हो महावीर की, और वो भी मेरे पीछे चलने लगा। हम वहाँ से नशीबी इलाके में उतर गए। मुजाहिद कासिम रुक गया। उसने बाजू उठाकर जय महावीर का नारा लगाया और पीछे देखा। असल में वो इस बहाने देखना चाहता था कि सिपाही हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा। सिपाही टीले की चढ़ाई चढ़ते दिखाई दिए। मैंने कासिम से कहा, तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो कासिम भाई। वो मुस्कुराया, कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी गुजरात काठियावाड़ में गुजारी है। इन लोगों के जहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन सोचता हूँ अगर इनकी जगह सिख या गुरखा फौजी होते तो फिर हम फंस गए थे, क्योंकि उन पर महावीर जैन का कोई असर नहीं होना था। वो जरूर हमें इंटेरोगेशन के लिए पकड़ कर ले जाते। इसी तरह आपस में बातें करते हम उस इलाके से निकलकर द्वारका शहर को जाने वाली पथरीली सड़क पर आ गए। कासिम कहने लगा, अब हमें यहाँ से सीधा शेर खान के मकान पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है हमारा पीछा किया जा रहा हो, क्योंकि हम फौज के एक इंतहाई हसास इलाके से निकल कर आ रहे हैं। मैंने पूछा, तो फिर क्या करें? कासिम बोला, यहाँ कदम कदम पर जैन मंदिर हैं। किसी मंदिर में चल कर बैठ जाते हैं। जब अंधेरा होगा तो शेर खान के घर की तरफ चले जाएंगे। कासिम उन जगहों को खूब जानता है। वो करीब ही पीपल के एक दरख्त के पास ले गया जिसके नीचे एक बैल की मूर्ति लगी थी। बैल के ऊपर एक आदमी सवार था। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी। गाय और बैल तो मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहर में शुत्र बेमहार की तरह सड़कों पर चलते फिरते देखे थे। हमारे शहर में इस तरह कोई लावारिस बैल फिरता नजर आ जाए तो दूसरे लम्हे वो बुचर खाने पहुंच जाता है। मगर भारत के शहरों में तो बैल और गाय की पूजा होती है। गाय को हिंदू गौ माता कहते हैं।
बैल पर चूंकि देवता शिव सवारी करता था इसलिए उसे भी मुकद्दस समझा जाता है। जनूबी और भारत के मगरबी इलाके में तो कोई बैल बाजार में नजर आ जाए तो लोग उसे दूध पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उस पर हार डालते हैं। यहाँ भी इसी तरह के एक बैल की मूर्ति पीपल के दरख्त तले नस्ब थी। दरख्त मेरे ख्याल में पीपल का ही था, अगरचे उस इलाके में पीपल तकरीबन खत्म होने के बराबर है। औरत ने 2 जैनी साधुओं को आते देखा तो झाड़ू छोड़कर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मुजाहिद कासिम ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे गुजराती जबान में आशीर्वाद दी और हम बैल की मूर्ति के पास आलती पालती मार कर बैठ गए। हमें दिन डूबने का इंतजार था कि जरा अंधेरा हो तो हम वहां से शेर खान के घर की तरफ चलें। 2 जैनी साधुओं को बैल की मूर्ति के पास बैठे देखकर 2-3 देहाती मजदूर टाइप के लोग भी वहां आ गए। हमारे पांव छूकर उनमें से 2 तो उठकर चले गए, एक वहीं हाथ बांधे बड़े अदब से बैठा रहा। हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास कोई बैठे, हमें आपस में बातें भी करनी थी। कासिम ने उसे गुजराती में कुछ कहा, वो आदमी रोने लगा। उसने रोते हुए गुजराती में कोई जवाब दिया और कासिम के पांव पर सर रख दिया। उनके दरमियान गुजराती जबान में कुछ मुकालमे हुए और वो आदमी उठकर अपने आंसू पोंछता हुआ चला गया। दरमियानी उम्र का दुबला पतला आदमी था, रंग खिलता हुआ था। उसके जाने के बाद मैंने कासिम से पूछा ये आदमी क्या कह रहा था। कासिम ने कहा, करमदाद भाई, इन देहाती लोगों के बड़े मसले होते हैं। कहता था मैं गरीब आदमी हूँ, रोजगार नहीं मिलता, साहूकार से कर्ज लिया था, वो अब तंग करता है। कहता है कर्ज माँ सूद वापस करो या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैंने इस मौजू पर मजीद कोई बात न की और अपने मिशन के बारे में बातें शुरू कर दी। मैंने मुजाहिद कासिम से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें रात को किस वक्त उस तरफ आना चाहिए? वो बोला, आधी रात के बाद का वक्त ठीक रहेगा। उस वक्त गश्त करने वाले संतरियों पर भी नींद का गलबा होता है और उनसे गफलत हो सकती है। मैंने पूछा, मेरा ख्याल है हमें अब किसी दूसरे रास्ते से लेजर गन पोस्ट वाली पहाड़ी पर जाना चाहिए। हो सकता है उस तरफ सिक्योरिटी ज्यादा हो क्योंकि तोपों के बंकर भी उस तरफ हैं। मुजाहिद कासिम बोला, पहाड़ी के ऊपर जाने का सिर्फ यही एक महफूज रास्ता है, दूसरा रास्ता समंदर की तरफ है जो इससे ज्यादा खतरनाक है। वहाँ सिक्योरिटी भी सख्त होगी और ढलान पर हो सकता है नेवी की मशीन गन चौकियां भी हों, इसलिए हम उसी रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ेंगे, आगे चढ़ाई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, हमें अपने साथ हथियार जरूर रखने होंगे। वो बोला, एक चाकू और ऑटोमेटिक पिस्टल काफी होगा, क्योंकि ये हमारा कमांडो ऑपरेशन नहीं है, ये रैकी मिशन है, हमें टारगेट की निशानदही करनी है। मैं खामोश रहा। हम बातें कर रहे थे कि एक औरत हमारे लिए मिट्टी के प्याले में दही लेकर आ गई। दही का प्याला उसने हमारे आगे रख दिया और हाथ बांध कर बोली, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे को गोदी पर नौकरी मिल गई है। मुजाहिद कासिम ने हाथ उठाकर कहा, बहन जा, भगवान महावीर तेरे बच्चे को रोजगार पर लगा देंगे, अब तू जा। औरत चली गई। कासिम कहने लगा, ये लोग इंतहाई तवहुम परस्त और ज़ईफुल एतकाद हैं। जब तक हम यहाँ बैठे रहे ये किसी न किसी तरफ से निकल कर आते रहेंगे। मेरा ख्याल है हमें लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए और यहाँ से निकल पड़ना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ। बैल की मूर्ति वाले दरख्त के करीब से एक पथरीला रास्ता पत्थरों और सूखी घास के दरमियान से गुजरता खाड़ी की तरफ जाता था। हम उस पर चलने लगे। कासिम बोला, तुम भी इस इलाके को अच्छी तरह याद कर लो, कुछ पता नहीं रात किस किस्म के हालात बन जाएं और तुम्हें इस तरफ अकेला आना पड़े। मैंने कहा, ये इलाका मेरे जहन में है, तुम बेफिक्र रहो। अभी शाम नहीं हुई थी। हम शेर खान के घर अंधेरा हो जाने के बाद जाना चाहते थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि कहीं खुश्की थी और कहीं पानी जमा था और कहीं दलदल सी बनी हुई थी। कासिम एक बहुत बड़े पत्थर की ओट में मुझे साथ लेकर बैठ गया। यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं था। हम देर तक वहाँ बैठे अपने रात वाले मिशन के बारे में तबादला ख्याल करते रहे। फिर सूरज मगरिब की जानिब द्वारका की साहिली पहाड़ियों के पीछे चला गया और अंधेरा छाने लगा। जब काफी अंधेरा हो गया तो हम उठकर शेर खान के मकान की तरफ रवाना हो गए। वहाँ शेर खान के अलावा कमांडो खालिद और कमांडो हारून भी बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, मिशन कैसा रहा करमदाद? मैंने कहा, सर ओके। फिर हमने उन्हें सारी रुएदाद सुनाई और बताया कि जहाँ बड़ी लेजर गन की पोस्ट है वहाँ तक दिन की रोशनी में हम नहीं जा सकते। कमांडो खालिद ने पूछा, खाई में तोपें किस किस्म की थीं? तुम आर्मी के आदमी हो, तुम्हें तो उनकी शनाख्त होगी। ये सवाल कमांडो खालिद ने मुझसे किया था। मैंने कहा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो फील्ड गन्ने हैं, उनकी मार काफी दूर तक है। वहाँ दोनों जानिब मशीन गन्नों की चौकियां भी हैं। कमांडो हारून कहने लगा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इन तोपों
को भी उड़ा सकें। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सारी तवज्जो बड़ी लेजर गन पोस्ट पर देनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा टारगेट है, क्योंकि ये हमारा कमांडो मिशन है। हम किसी फौजी कैंप पर फौजी हमला करने नहीं जा रहे। कमांडो खालिद ने हारून की तायद करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसके वास्ते हमें बड़ी लेजर गन पोस्ट की पूरी पोजीशन का इल्म होना चाहिए। मैंने कहा, ये पोजीशन हम इंशाल्लाह आज रात मालूम करके ही आएंगे। दिन की रोशनी में गन पोस्ट की पहाड़ी की तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी बड़ी सख्त होने का इम्कान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।